धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सरकार की दर्शन और कार्यपद्धति को बताता है। मैंने जब इस अभिभाषण को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि सरकार ने इस दर्शन को कहाँ से ग्रहण किया, और यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि सरकार ने अपने इस अभिभाषण का जो दार्शनिक आधार है वो भगवान बसवेश्वर के उस वाक्य को बनाया, काया कवे कैलासा, अर्थात कर्म ही पूजा है। और इस देश का सौभाग्य है कि विगत 8 वर्षों से कर्म को पूजा मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इसकी उपलब्धि में जो लिखा गया है कि आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक, बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबों को स्थायी समाधान और स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। इस फिलॉसफी को लेकर के इस अभिभाषण को, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सरकार ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। पक्ष और विपक्ष के लोगों ने उस पर चर्चा करी। हमारे सामने बैठे लोगों ने अपनी बहुत सारी यात्राओं के विषय को बताया, लेकिन मेरे को एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है। जो पार्टी इस देश को 70 साल तक राज करती है, बहुत सारे विषय बताती है, वो अपने पूरे भाषण में भारत के किसी भी एक भी आंकड़े में विश्वास नहीं करते। जो भारत के आंकड़े में विश्वास नहीं करते वो भारत को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं आपको समझ में आता है। देश में रोजगार में पीरियडिक लेबर सर्वे के आंकड़े, रोजगार की वृद्धि में ईपीएफओ के बढ़ने के आंकड़े हैं, इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन के बढ़ने के आंकड़े हैं। इस देश के अंतर्गत, अभिभाषण के अंतर्गत भी जो पूरा विषय दिया गया है, उस पूरे विषय में देश में गरीबों को औसत हर रोज 11,000 आवास बने, इसके आंकड़े हैं। 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से हर रोज जुड़ रहे हैं, इसके आंकड़े हैं। 55,000 से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए गए, इसके आंकड़े हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन दिया, इसके आंकड़े हैं। 8-9 वर्षों में हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना, हर दिन 2 कॉलेजों की स्थापना हुई, 2 साल में 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन के डोज लगे और सोशल सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इसीलिए ये भारत के अमृत काल का पहला राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है जिस पे पूरे भारत को गर्व है। और पूरे भारत को जो गर्व है, मैं पहला विषय कहना चाहता हूं, जिस पे भारत गर्व करता है उस पे शायद कांग्रेस गर्व नहीं करती। ये पहला मेरा कंक्लूजन है। दूसरा, देश में पिछले 9 सालों में सबका साथ सबका विकास की राजनीति शुरू हुई, और इस अभिभाषण में भी अगर आप देखेंगे तो भारत के उस जो मूल परंपरा है, जहां इस सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय का विचार किया गया, बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ का विचार किया गया, देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय के निर्माण का विचार किया गया, देश के बाल दिवस को पूरे देश में श्रद्धा के साथ बनाया गया। और उसके साथ ही साथ आप इस बात को मत भूलिए, इस अभिभाषण में लिखा है कि इस देश के गौरव को जानने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की भी शुरुआत करी, ताकि ये देश अपनी एकता के भाव को लेकर के आगे करे। लेकिन आपको इस पर भी संतोष नहीं। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जिस सहिष्णुता के माहौल में पिछले 9 साल में सरकार लेकर के चल रही है, कांग्रेस जरा अपने गिरेबान में जाके
देश को संविधान देने वाले बाबा साहब लोकसभा में न आए, उनको हराने का काम आपने किया। देश में ओबीसी समाज के लिए काका कालेलकर कमीशन बना 1956 में, उसके बाद उस कमीशन को रद्द करके ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, ये काम आपने किया। देश में जब लोकतंत्र आगे बढ़ने लगा तो लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल लगाने का काम आपने किया। देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सारी सीमाओं को लांघने का काम आपने किया। और उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद ये जो सरकार आई है, सबसे बड़ी बात है कि 10 सालों यूपीए के शासनकाल में जिस पॉलिसी पैरालिसिस को जकड़ने का काम आपने किया, उसको तोड़ करके देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और इसलिए कोई सरकार जब अपने विषय को, अपने विजन को रखती है, तो वो देश की स्टेट ऑफ इकोनॉमी के माध्यम से भी वो बात आती है। जयराम जी बैठे हैं, जब भी हमारे देश में बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा देश की स्टेट ऑफ इकोनॉमी को बताया जाता है, और वो एकदम सरकार से बाहर एक स्वायत्त रूप से सरकार की अर्थव्यवस्था को निष्पक्षता से देश के सामने रखने की एक परंपरा देश ने विकसित करी है, और इसको सब स्वीकार करते हैं। और हम ये जानते हैं कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो रिकवरी के बाद की जो ग्रोथ है, वो रिकवरी के बाद की जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो फोरकास्ट की गई है, वो तेजी से विकसित होते हुए भारत के लिए 6 से 6.8% की गई है। उसके साथ ही देश में जो एमएसएमई की जो क्रेडिट ग्रोथ है, वो 30.6% एवरेज इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाई गई है। कोविड की रिकवरी के साथ ही साथ भारत ने दुनिया में ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने विभिन्न विषयों को मजबूती से स्थापित करने का काम किया। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले 9 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा रिफॉर्म आया, जीएसटी का रिफॉर्म आया, पूरा हिंदुस्तान एक सिंगल मार्केट में बदला गया। क्या ये असहिष्णुता नहीं थी कि 15 अगस्त को संसद के सेंट्रल हॉल में सब देश इस आर्थिक परिवर्तन का स्वागत कर रहे थे और कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी, क्योंकि इनटॉलरेंस आपके अंदर भरी हुई थी। जब देश पूरे जीएसटी का उत्सव मना रहा था, तो आप बाइकआउट कर रहे थे, आप बाइकआउट कर रहे थे। और उसका भी जवाब जयराम जी उसका भी जवाब है। यशवंत सिन्हा जी की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। जीएसटी की सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन मैं था, उस समय के हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी रखा था। आपका जो 5 साल में हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास थे, आप पे राज्य सरकारों का विश्वास नहीं था। राज्य सरकारों को आप सहमति के मॉडल पे नहीं ला पा रहे थे। सबको सहमति, माननीय सभापति महोदय, सबको सहमति के मॉडल पे साथ ला करके पूरे देश को एक तरीके से रिफॉर्म के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, लेकिन बाइकआउट करने का काम आपने किया। Thank you, Honorable Minister. Thank you. इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके सामने बड़े विनम्रता और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि सहिष्णुता की राजनीति केवल एक परिप्रेक्ष्य में नहीं होती। सहिष्णुता की राजनीति का ये अर्थ होता है कि जब हम सत्ता के अहंकार भाव से अगर बाहर निकलें और सत्ता के अहंकार भाव से निकल के जब देश को बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाए, वो सहिष्णुता कही जाती है। लेकिन जिनके मन से ये अहंकार ही नहीं निकला है कि ये सत्ता हमारे और हमारे परिवार की है, वो कभी देश के सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव विषयों में आगे नहीं बढ़ पाए। वो यात्रा करने के बाद भी अगर आपका अंतःकरण नहीं सुधरता है, अंतःकरण में कलुषता, अंतःकरण में सामंतीवाद, अंतःकरण में परिवारवाद है, तो ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मैं कहने वाला हूं। थैंक यू। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है ये कुछ कभी सत्य के जो दर्शन होते हैं वो काफी कठिन होते हैं। हम सुबह से बहुत तसल्ली से उनको सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि उनके पास भारत को लेकर के कोई आंकड़े नहीं है। भारत की अंतरात्मा के जो दर्शन, वरना
जिस जिस पूरे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के सारे संतों का, देश के विषयों का, देश के सांस्कृतिक विषयों का, ऐतिहासिक धरोहर का और एक टेक्नोलॉजी पे आधारित नए इनोवेशन और साइंटिफिक भारत के निर्माण की बात की गई है, उसका कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आता तो ये मैं मान के चलता कि ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। इसलिए मेरा पहला विषय बहुत स्पष्ट है कि जो लोग, मैं बोल सकता हूँ Last 2 minutes. इसलिए मेरा दूसरा विषय है कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत ने पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था की गति की जो रफ्तार पकड़ी है, गवर्नेंस और के विशेष रूप से डिजिटलाइजेशन से जो ट्रांसपेरेंसी का मॉडल खड़ा किया है, तीसरा देश में पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए सरकार के जो संकल्पवान विषय उठाए हैं, उसके साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था की मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए जो कदम उठाए हैं, वो पूरे इस राष्ट्रपति अभिभाषण में हमको पूरी तरीके से ध्यान में आते हैं। लेकिन ये अभिभाषण देश के संसद के माध्यम से जो सरकार के विषयों की अभिव्यक्ति है, वो अमृत काल के भारत के निर्माण की है। मैं यहाँ पर की कहना चाहूँगा और मैं बहुत आपके सामने कहना चाहूँगा कि जिन्होंने देश के लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले जेपी को लाठियों से घायल किया हो, जिनका इतिहास इस प्रकार का रहा हो कि देश के लोकतंत्र पे जिन्होंने आघात किया हो, उनके द्वारा इस प्रकार की जो एक निरर्थक विषय और आलोचनाएं की जा रही हैं, वो मेरी समझ में कम से कम नहीं आती है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरे को आपने 2 मिनट कहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश को एक परिवार मान करके और एक वसुधैव कुटुंबकम के विषय को लेकर आज G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के पर्यावरण के विषयों को भारत जिस प्रकार से संबोधित कर रहा है और इसमें इनोवेशन के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विशेष रूप से एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पे भारत के बढ़ने के संकल्प जो इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोगों को दिखते हैं, वो देश की बेहतरी के आने वाले दिनों को सुनिश्चित करता है। हम सब मिलकर इसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।